हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां से आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन और भारत में विदेशी कंपनियों की स्थापना के क्रम के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, बच्चे गलत भी कर देते हैं। तो अब आज के बाद आपको किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होगा। आसान तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को समझ लेंगे और गलती करने की संभावना भी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर पर डिस्कस करने से पहले बच्चे के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर हो जाए कि पुराने जख्म कभी भरा नहीं करते, पुराने जख्म कभी भरा नहीं करते, हम बनारस वाले बुरे हालातों से डरा नहीं करते, हम बनारस वाले बुरे हालातों से डरा नहीं करते, और एक दिन हम भी दुनिया जीत कर साबित कर देंगे, और एक दिन हम भी दुनिया जीत कर साबित कर देंगे कि लड़कियों के छोड़ने से हम बनारस वाले मरा नहीं करते, कि लड़कियों के छोड़ने से हम बनारस वाले मरा नहीं करते। ठीक है, समझ लेना, बनारस वालों से थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, तो आइए बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों का। देखिए, जब हम यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं, विदेशियों के आगमन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको जाना पड़ता है थोड़ा सा इतिहास के पीछे। यानी कि इतिहास के पीछे का मतलब कि हम उस टाइमिंग के बारे में बात करते हैं जो टाइमिंग केवल मतलब उस टाइमिंग से केवल भारत का या चीन का इतिहास नहीं बल्कि दुनिया भर का इतिहास बदल गया। इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल भी बदल गया। वो टाइमिंग, वो डेट इतिहास का जो है वो है 1453। जी हाँ, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुमतुनिया पर अधिकार कर लिया, उस पर अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद उस पर अधिकार कर लिया। ऐसे में जो कुस्तुमतुनिया के समृद्ध लोग थे वो हर एक मामले में बहुत आगे थे, टेक्नोलॉजी के हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, ठीक है, आविष्कार के क्षेत्र में हो, किसी भी चीज में हो, जो है बहुत तेज गति से वो डेवलप कर रहे थे। तो ऐसे में वो पलायन कर गए, कुछ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आ गए और कुछ जो है कि यूरोप के देशों में चले गए। उनके यूरोप में जाने की वजह से ही हमको देखने को मिलता है क्या, पुनर्जागरण। जी हाँ, पुनर्जागरण सबसे पहले कहां पे होता है, यूरोप में होता है। किस देश में होता है, यूरोप के इटली में होता है। किस शहर में होता है, तो इटली के फ्लोरेंस शहर में होता है। ये पुनर्जागरण है। कहीं ना कहीं इन्हीं का देन है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हमको देखने को मिलता है। हाँ, हमको क्या देखने को मिलता है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद फिर वहां पे क्रांतियां छिड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, लोग अपने आप को आजाद करने लगते हैं क्योंकि लोगों को जागरूक करने वाले लोग वहां पे पहुंच गए, पढ़े लिखे लोग पहुंच गए। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, अब जैसे ही तुर्कों ने कुस्तुमतुनिया पर अटैक किया तो वो मार्ग बंद कर दिया गया, अवरुद्ध हो गया, जिस मार्ग से स्थलीय व्यापार होते थे। वो स्थलीय मार्ग जहां से भारत का या पाकिस्तान हो, हालांकि सब तो भारत के हिस्से थे, तो भारत, चीन या अन्य जितने भी भारत के पड़ोसी देश थे उनका स्थलीय मार्ग से जो व्यापार होता था यूरोप और यूरोप से अफ्रीका के लिए, वो मार्ग अवरुद्ध हो गया, उस मार्ग को बंद कर दिया गया। उस मार्ग का नाम था सिल्क रोड, यानी कि रेशम मार्ग। ठीक है, तो ये सिल्क रोड या रेशम मार्ग ऐसा मार्ग था जहां से 3 महाद्वीपों को जोड़ा जाता था। यानी कि 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला दुनिया भर का मात्र एक ही रास्ता था जिसका नाम था रेशम मार्ग, यानी कि सिल्क रोड। ये हमको प्रथम सदी, यानी कि प्रथम सदी क्या, लगभग ईसा मसीह के प्रथम या द्वितीय सदी में ये अस्तित्व में आता है। कनिष्क ने भी इस पर अधिकार कर लिया था चीन को हराकर। ठीक है, कनिष्क राजा जो कुषाण वंश का था, 78 एडी में उसने चाइना पर अधिकार, मतलब सिल्क रोड पर अधिकार कर लिया था। फिर ये सिल्क रोड चलता है कब तक, इसका अस्तित्व रहता है 1453 तक। 1453 के बाद तुर्कों ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो धीरे धीरे इसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त होने लगा। ठीक है, तो एक लंबे समय से यहाँ पे व्यापार होती थी। अब इसके बंद होने की वजह से यूरोपी परेशान होने लगे, क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण आने की वजह से, हाँ, औद्योगिक क्रांति आने की वजह से उनको व्यापार की ढेर सारी भरमार हो गई। उनको अपनी सामग्री को दूसरे देशों के साथ, और खासकर दुनिया की सबसे बड़ी जो जनसंख्या थी वो कहां पे थी, वो इस पार थी, जिसमें भारत और चीन शामिल थे। तो हर किसी का नजर भारत पे था, चीन पे था। ठीक है, और सबसे ज्यादा तो भारत में, क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय चीन की जनसंख्या से भी कई गुना थी। कई सारे भारत के पड़ोसी राज्य थे, जो आज इसको हम पड़ोसी राज्य कहते हैं, वो कभी भारत के हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसे में सबका नजर था भारत की तरफ। अब चूंकि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्यों, क्योंकि मुगलों के समय में भारत की इकोनॉमी दुनिया भर की इकोनॉमी की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। पूरी दुनिया भर का 27% पैसा जो है कि कहां पे था, भारत के अंदर था। इसलिए हर कोई भारत पे नजर डाला फिरता था, हर कोई भारत के साथ व्यापार करता था कि जनसंख्या भी अधिक है, व्यापार भी अच्छे खासे होंगे।
ठीक है। तो ऐसे में यूरोपीय कंपनी परेशान हुए और उनको लगा कि अब सिल्क मार्ग नहीं, हमको समुद्री मार्ग की खोज करना चाहिए। तो ऐसे समुद्री मार्ग की खोज में सबसे पहला कदम उठाने वाला जो देश था वो स्पेनिश था। स्पेन की तरफ से बार्थोलोमेओ डियास ने क्या किया था, उन्होंने जो है कि समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ किया। वो भारत की खोज में निकले थे और गलती से वो दक्षिण अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप यानी आशा अंतरीप, जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, उसकी खोज करने के बाद जाकर वो शोर कर दिया कि मैंने भारत की खोज कर दी। मैं स्टोरी इसको बताऊंगा अलग लेक्चर में। उसके बाद चलता है कौन, उसके बाद चलता है कोलंबस। उसके बाद चलता है कोलंबस। बार्थोलोमेओ डियास शायद पुर्तगाल का ही है, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, कोलंबस जो है कि 1492 में भारत की खोज में निकला था, मगर वो भी गलती से कर लिया किसका, वो अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका की उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो वो गलती से खोज लेता है 1492 में किसका, अमेरिका का। उसके बाद चलता है पुर्तगाल से वास्को डी गामा। 1498 में यानी कि 3 महीने की समुद्री यात्रा करने के बाद वो कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है एक गुजराती अब्दुल मजीद की सहायता से। और गुजरात के उस समय राजा, कालीकट की जो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था जेमुरीन ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें भारत में आश्रय दिया। पुर्तगाली की जो वास्को डी गामा था वो भारत में ही विवाह किया था, भारत में ही उसका मकबरा, उसकी समाधि भी बना दिया गया था। ठीक है, ऐसे में वास्को डी गामा जब भारत से जा रहा था तो बहुत सारे काली मिर्च और मेवा मसाला वगैरह सब कुछ यहाँ से लेकर कहाँ पे, पुर्तगाल गया था। कहा था कि 1 रुपया यानी कि 60 गुना जितना लागत लगाया था उसका 60 गुना वो यूरोप की मार्केट में बेचकर उसको उससे कमाया था। ठीक है, तो ये तो एक छोटा स्टार्टिंग स्टोरी था। छोड़िए, अब उसको हम आते हैं सीधा डायरेक्ट जो है इन कंपनियों के ऊपर। तो कंपनियों की हम बात कर रहे थे, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। तो यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कंपनी जो आती है वो पुर्तगाली आती है। वो कौन सी आती है, वो पुर्तगाली आती है। तो ध्यान एक चीज दीजिएगा, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी नहीं था, पुर्तगाली कंपनी नहीं था। भारत में पुर्तगाली आए जरूर, ठीक है, इनका उद्देश्य जरूर व्यापार था, मगर कंपनी बनाकर नहीं आए थे। अभी तो वो भारत की खोज में निकले थे, उनको नहीं पता था कि हम खोज ही लेंगे या हमको भारत मिल ही जाएगा। तो वो भारत में, ये यूरोपीय शक्ति था, न कि यूरोपीय कंपनी था। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं जब हम कंपनियों की बात करते हैं ना, कि भारत में कंपनियों के आगमन, तो उसमें पुर्तगाली को नहीं रखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि जैसे अभी तक चल रहा है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूं, बट अगर इस तरह से बारीकी से अगर आपको पूछा जाए कि भारत आने वाली पहली कंपनी कौन सी थी, तो नाम उसका पुर्तगाली नहीं होगा। पहली शक्ति की अगर बात करेगा तब पुर्तगाली की नाम आएगा। ठीक है, पहली शक्ति की बात करेगा तब पुर्तगाली का नाम आएगा। ठीक है, तो ऐसे में भारत आने वाली पहली कंपनी की अगर बात करेगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कौन, डच। भारत आने वाली पहली कंपनी डच थी, ना कि पुर्तगाली थी। पुर्तगाली कंपनी नहीं, पुर्तगाली जो थे वो एक शक्ति थे। वो क्या थे, एक शक्ति थे, यानी कि पुर्तगाल से आए थे, भारत की खोज में आए थे। हाँ, अभी व्यापार करने का कोई उद्देश्य नहीं था, व्यापार के सिलसिले से जरूर आए थे। उनको तो अभी खोजना बात था कि भारत है कहाँ पे, किस जगह पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो भारत ऐसा था कि वो खोजे थे, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किए थे कि कैसे भारत के पास हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाले कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर डेनिश, डच के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक बार थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं कि पुर्तगाली आती हैं 1498 में वास्को डी गामा के रूप में, फिर अंग्रेज आते हैं 1600 में। ठीक है, अंग्रेजी जो कंपनी है वो ब्रिटेन के अंदर लगभग 1599 में बनकर तैयार होती है। महारानी के द्वारा 1600 में उसको मान्यता मिलता है और 1608 में वो भारत में पहली बार आता है कंपनी के उद्देश्य से। ठीक है, डच 1602 में आते हैं, डेनिश 1616 में आते हैं, फ्रांसीसी 1664 में आते हैं, स्वीडिश 1771 में आते हैं। भारत आने वाली अंतिम कंपनी, तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम कंपनी जो स्वीडिश जरूर है, मगर स्वीडिश भारत के साथ व्यापार नहीं करती, ये अपना कंपनी भी स्थापित कर लेता, बट यहाँ पे चल नहीं पाता है। तो ऐसे में स्वीडिश कंपनी चला जाता है कहाँ पे, ये चाइना में चला जाता है और चाइना के साथ चाय का व्यापार करने लगता है। क्या करता है, वो चाय का व्यापार करता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां थी कि इस भीड़ को देखकर वो घबरा गया, डर गया कि पता नहीं मेरा कंपनी चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ दे कि इन कंपनियों में सरकारी कंपनी कौन सी थी, सरकारी कंपनी, तो सरकारी कंपनी डच भी थी और फ्रांसीसी भी थी, मगर डच जो थी वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं थी, मगर फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो पूर्ण रूप से सरकारी थी, जो फ्रांस के राजा लुई 14वां के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, तो इस पर पूरी तरीके से फ्रांसीसी राजा का अधिकार था। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी है, तो पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी की जब बात आए तो फ्रांसीसी कंपनी याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया उनका क्रम। उसके बाद कंपनी की स्थापना की बात करें तो कंपनी की स्थापना में सबसे पहले पुर्तगाली 1603 में कोच्चि में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि भारत में आ गए, इनको मिल गया मान्यता, सब कुछ मिल गया, तो इन्होंने सोचा कि अब आए हैं तो कंपनी भी स्थापित कर ही जाए जो है। तो 1603 में कोच्चिन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। इसी कोच्चिन में किसका, कोलंबस की समाधि भी बना दी गई, यहीं पर वो मरा था। ठीक है, फिर डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहां पे कब 1608 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। जहांगीर मना कर देता है पुर्तगालियों के दबाव में आकर। उसके बाद वो यहां से भाग कर आते हैं मसूलीपट्टनम में 1613 में, यहां पे 8 में, यहां पे 13 में आते हैं। फिर जहांगीर को पता चलता है, जहांगीर दोबारा यहां पर जाता है अपनी सेना लेकर, फिर इनको रोक देता है। ऐसे में इनको लगता है, इनको समझ में नहीं आता है कि ये एक बार हमको परमिशन देने के बाद फिर हमको रोक क्यों रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो जब पुर्तगालियों ने इस बात का पता, अंग्रेजों ने इस बात का पता लगाया तो पता चला कि पुर्तगालियों के दबाव में आकर हमको रोका जा रहा है। तो ऐसे में इनको लगा कि भाई क्यों पुर्तगालियों के दबाव को ये झेल रहा है। तो पता चलता है कि इसको भय है, इसको इस बात का डर है कि पुर्तगाली शक्तिशाली हैं, अगर हम पुर्तगालियों का बात नहीं मानेंगे तो ये हमको तबाह कर देंगे, हमारे पर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो इनके नजर में, यानी कि मुगलों की नजर में लग रहा है कि पुर्तगाली शक्तिशाली है, अंग्रेज कमजोर है। तो अंग्रेजों ने कहा वो ये बात है, तो इसको दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में ताकतवर कौन है, उसके बाद अब कंपनी बनेगी। तो इसी 13 हम लिखे, 13 नहीं है, ये 13 नहीं है, ये 11 है। ठीक है, 11, और इसी 11 में, यानी कि 1611 में होता है स्वाली का युद्ध। स्वाली, ठीक है, आधा सौ स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध 1611 में होता है और ये युद्ध होता है पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। इसमें अंग्रेजों ने भयंकर तरीके से पुर्तगालियों को हराया ही नहीं, बल्कि उनकी जहाज को भी समुद्र में डुबो दिया, उनके जहाज को भी समुद्र में डुबो दिया, जो बहुत बड़ा जहाज था। ऐसे में अब जहांगीर को लगा कि अरे यार, ये तो पुर्तगालियों से ज्यादा ताकतवर है, और अंग्रेजों ने साबित कर दिया कि पुर्तगालियों से ताकतवर कौन है, हम हैं। तो अब तो आसान है। तो अभी भी थोड़ा संशय बना हुआ था। तो ऐसे में जो है कि अंग्रेजों ने जहांगीर की पत्नी नूरजहां से जाकर मिला, उनको इंप्रेस किया, उपहार दिए, उनकी वेशभूषा में गए, उनकी भाषा लैंग्वेज को सीख कर गए, इंप्रेस हो गई। कौन, नूरजहां। उसके बाद नूरजहां आती है किसके पास, जहांगीर के पास, और बोलती है अजी दे दो ना उनको परमिशन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपनी अदाओं में उनको जो है इंप्रेस करती है, और जहांगीर मान जाते हैं कि भाई अब तो नूरजहां बोल दी है तो भाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इसी सूरत में वापस 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से इसी सूरत में स्थापित होती है। तो जब क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार कहां पे स्थापित होती है, तो लोग सूरत में मार देते हैं, मगर अगर डेट दे देगा तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि 1608 में कंपनी स्थापित नहीं होती, हुआ तो सूरत में ही था, मगर 1613 में हुआ था कंप्लीट रूप से। न्यू केवल डाला गया था पर अधूरा रहा, रोक दिया गया। ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1611 में रोक दिया गया, वापस वो उसी सूरत में आकर अपनी कंपनी को स्थापित किए थे। क्लियर। चलिए, तो उसके बाद डेनिस आते हैं 1620 में। ठीक है, 1616 में आते हैं, 1620 में ये ट्रावंकोर में अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, हाँ, ट्रांकोबार में। उसके बाद फ्रांसीसी 1668 में सूरत में, यानी फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की दोनों की फैक्ट्री एक ही जगह पे खुली थी, सूरत में। स्वीडिश 1771 में पोर्टो नोवा में अपनी, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, यहां पे अपनी कंपनी को स्थापित करते हैं। पर ज्यादा भीड़ भाड़ देखकर कि ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि शायद हमारा व्यापार न चल पाए इतने सारे कंपनियों के आगे, इसलिए ये चीन के साथ चाय का व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था। अब बात आई इसके क्रम से, पहले इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट, बड़ी दर्द भरी निगाहों से। हो गया। चलिए, अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक, अब ये ट्रिक क्या है, तो ये ट्रिक हमारा है कि पीकर आज डैडी फंस गए।
यानी डैडी जो है वो दारू पीकर शराब पीकर आए और मम्मी ने उनको देख लिया और पहचान गई, समझ गए कि ये पीकर आए हैं। ठीक है, वो सोची कि धीरे से आए, दरवाजा खोलेंगे और जाकर सो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो ढंगलाने लगे और ऐसे में मम्मी को हो गया शक। तो कहने का मतलब ये है कि पीकर आज डैडी फंस गए। तो पीकर हो जाएगा पुर्तगाली, आज से हो जाएगा अंग्रेज, ठीक है, डैश हो जाएगा डच, डी से हो जाएगा डेनिश, फर्स्ट हो जाएगा फ्रांसीसी, सस हो जाएगा स्वीडिश। तो इस तरह से इस ट्रिक को आप याद करके आसान तरीके से। अच्छा, एक चीज और, अब ये तो कंपनी के आने का क्रम है, कंपनी के स्थापना के क्रम में बस एक चेंजिंग, सेम चीज रहेगा, एक चेंजिंग करना है आपको कि जो यहां पे डच है तो इस डच को नीचे कर देना है और अंग्रेज को ऊपर कर देना है। ठीक है, अंग्रेज को ऊपर कर देना है, यानी कि यहां पे नहीं, इस वाले में बात कर रहे थे, ये तो वैसे ही है ना, ये तो सही है। हाँ, यहां पे जो है, यहां पे देखिए क्या हुआ है कि अंग्रेज के बाद डच है, हाँ, और यहां पे डच के बाद अंग्रेज है। तो बस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी कि डच को ऊपर कर देंगे, अंग्रेज को नीचे कर देंगे। तो ये कंपनी के स्थापना का क्रम हो जाएगा। तो कोई बाकी चेंजिंग नहीं करना, यानी एक आपको याद है तो दूसरे वाले में बस ध्यान ये रखना है कि स्थापना के क्रम में अंग्रेजों से पहले डचों ने भारत में कंपनी स्थापित कर ली। अंग्रेज आए तो थे डचों से पहले, मगर कंपनी स्थापित जो है डचों ने अंग्रेजों से पहले कर लिया। तो बस ये माइंड में अपने सेटअप कर लीजिएगा। दूसरी चीजें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, दूसरी चीजें याद है, जैसे देखिए ये पी ई डी एफ, पीडीएफ के तौर पे भी आप इसको, जब पीडीएफ होता है तो उसमें ई डाल दीजिए। ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, ई को ऐड कर देंगे, तो ये उनके आने का क्रम हो जाएगा। जैसे भी आपको याद हो जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ में ही अगर किसी नए टॉपिक को, किसी और टॉपिक पे आप ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि हम उस पर भी लेक्चर बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।